ओके सो लेट्स स्टार्ट द TWT दैट इज ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ठीक है। कल तक जो पढ़ा था वो इम्पोर्टेंट था। अब TWT और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स कुछ बचेंगे ना, वो ज़्यादा आपके लिए ना इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। बट हाँ, सिलेबस हैं तो हम लोग उसको पढ़ेंगे बेसिकली ना। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको वो तो पढ़ने ही है। ठीक है, उसको तो हम पढ़ेंगे ही सही। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, आपके सामने स्क्रीन जो है ना वो विजिबल कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाओ। हम्म हम्म ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। ठीक है। वैसे इसका हेलिकल पाथ मतलब इसलिए हेलिक्स ट्रेवलिंग वेव ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको, ड्यू टू इट्स हेलिकल पाथ। तो आज तो ज़्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं, आज तो स्टार्टिंग है TWT की। तो ये हम लोग जल्दी खत्म कर लेंगे, मतलब फटाफट से। होती क्या है हेलिक्स ट्रेवलिंग वेव ट्यूब दैट इज TWT। हेलिक्स ट्रेवलिंग वेव ट्यूब दैट इज TWT। ठीक है। होती क्या है लिखते हैं फटाफट से इसका डिस्कशन। ठीक है। तो अ हेलिक्स ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। अ हेलिक्स ट्रेवलिंग वेव ट्यूब कंसिस्ट एन इलेक्ट्रॉन बीम consist an electron beam and a slow wave structure and a slow wave structure. The electron beam is focused by a constant magnetic field. The electron beam अब इसको फोकस करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है। द बीम मतलब इलेक्ट्रॉन बीम इज focused by a constant magnetic field, a constant magnetic field along the electron beam. A constant electromagnetic field uh, available along the electron beam along the electron beam and slow wave structure। तो ये अवेलेबल रहता है, मतलब जो है बीम फोकस करने के लिए एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है और स्लो वेव स्ट्रक्चर के साथ इसको कंसिस्ट किया जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ओ टाइप ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। दिस इज
also known as O type ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। ठीक है। द अप्लाइड सिग्नल मतलब वो जो आरएफ सिग्नल अपन देते हैं ना, उसी की बात कर रहा है ये। द अप्लाइड सिग्नल मतलब आरएफ सिग्नल, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, प्रोपगेट अराउंड द टर्न ऑफ propagate around the turns of the helix, around the turns ऑफ हेलिक्स। तो उसके आसपास ही फील्ड लगाया जाता है ना, उसके आसपास ही इस फील्ड को लगाया जाता है अराउंड द हेलिक्स दैट इज वेरी क्लोज टू द वेलोसिटी that is sorry around the helix and produce an electric field and produce an and produce an इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आरएफ फील्ड है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एट द सेंटर ऑफ द हेलिक्स, एट द सेंटर ऑफ द हेलिक्स। तो वो ऑब्वियसली बात है प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द हेलिकल एक्सिस, अलोंग हेलिकल एक्सिस। ठीक है। मतलब वो जो बीच में से एक्सिस निकलती है ना, उसके मिड में ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोग्रेस मतलब जो एक्सियल है, मतलब जो उसकी एक्सिस पर अवेलेबल है वो कहलाता है एक्सियल। द एक्सियल मतलब सीधा वाला एकदम स्ट्रेट जो जा रहा है, द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोग्रेस विद अ वेलोसिटी progress with a velocity that is very close to the velocity of light, that is very close to the वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बहुत नजदीक होता है वो, है ना। मल्टीप्लाई बाय द रेशियो ऑफ द हेलिक्स पिच, मल्टीप्लाई बाय द चूड़ी अंतराल होता है। पिच का मतलब क्या होता है, चूड़ी अंतराल। मल्टीप्लाई बाय द रेशियो, बाय द रेशियो मतलब रेशियो जितना होगा ना उस अकॉर्डिंग ही उसकी वेलोसिटी साइड की जाएगी। ऑफ द हेलिक्स पिच, ऑफ द हेलिक्स पिच, पिच मतलब होता है चूड़ी अंतराल, हेलिक्स पिच टू द हेलिक्स सरकमफेरेंस, टू द हेलिक्स सरकमफेरेंस। कहने का मतलब ये हेलिक्स पिच, इधर देखो क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है ना उस वेव की, हेलिक्स पिच ये हेलिकल पाथ होता है, इस हेलिकल पाथ का ये एक्सियल एक्सिस कहलाता है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो पिच है चूड़ी अंतराल, मान लो ये ए बी है, तो इस ए बी ये जितने भी मीटर में डायमेंशन कंटेन करता है, और इसका जो हेलिकल पाथ का जो ये सरकमफेरेंस है, अभी सरकमफेरेंस कुछ भी हो सकता है, लाइक डीएल मान लो, कुछ भी हो सकता है।
तो ये जो रेशो है ना, उस मल्टीप्लाई में लाइट वेलोसिटी होती है और वही वेव की वेलोसिटी एक्सियल वेलोसिटी कहलाती है। तो इस तरीके से वेलोसिटी उसकी होती है, लाइट वेलोसिटी के आसपास ही होती है क्योंकि वो रेशो बहुत ज्यादा नहीं होता है, मतलब कम ही होता है। तो हेलिकल सर्कमफेरेंस, ठीक है। When the electron enters in the helix tube, when the electrons enters in the helix tube, when the electron enters in the helix tube, एट जीरो फील्ड, मतलब एकदम बिल्कुल शांत वेलोसिटी से उसने एंटर किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से। एट जीरो फील्ड का मतलब एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से एंटर किया। एट जीरो फील्ड आर नॉट अफेक्ट बाय आर नॉट affect by the signal wave, the signal wave, and those electron enters the helix, and those electrons, ये कैविटी क्रिस्टोन जो था ना, उसमें भी ऐसी थ्योरी काम कर रही है ना, सेम थ्योरी काम कर रही है, थोड़ा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स enters in the helix, enters in the helix, मतलब मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को एंट्री करवाया और उसी वक्त आरएफ सिग्नल का जीरो फेज जो है ना एंट्री करा, तो जो इलेक्ट्रॉन एंट्री करते वक्त जीरो फील्ड में एंट्री करते हैं ना, उनकी वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता, ठीक है ना। एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन द हेलिक्स एट एक्सेलरेटिंग फील्ड। एक्सेलरेटिंग फील्ड का मतलब पॉजिटिव फील्ड, एक्सेलरेटिंग फील्ड एट एक्सेलरेटिंग फील्ड आर एक्सेलरेटेड, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं और उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, आर एक्सेलरेटेड। एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स, those electrons enters at the retarded field, at the retarding field, at retarding field are deaccelerated, are deaccelerated, तो obvious बात है वो क्या हो जाएंगे, deaccelerate हो जाएंगे। So electron travels along the helix, so electron travels along the helix they bunch at the collector, they bunch at collector एंड कलेक्टर एंड, मतलब जहां पे कलेक्ट होगा ना उस अंत में वो इकट्ठे हो जाएंगे लास्ट में जाके, क्योंकि जो भाग रहे हैं वो स्लो हो जाएंगे, जो स्लो है वो भाग जाएंगे, तो एक बंच बन जाएगा, एक बंचिंग हो जाएगी। जैसे
कैविटी क्लिस्ट्रॉन में थी ना बंचिंग, वैसे ही वैसी एट कलेक्टर एंड माइक्रोवेव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, माइक्रोवेव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is delivered to the wave, is delivered to the is delivered to the wave on the helix। तो इस प्रकार से माइक्रोवेव एनर्जी जो है वेव की वो डिलीवर्ड हो जाती है हेलिक्स के अंदर। लाइक अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दूं ताकि आप लोग, ये तो इसका एक तरह से वो था, थ्योरी थी कि वो किस तरह से काम करता है, ये पूरी इसकी थ्योरी थी। उसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको एक बार शो कर दूंगा कि वो किस तरीके से बना होता है, उसका कंस्ट्रक्शन। ये तो उसका एक तरह से प्रिंसिपल या वर्किंग बोल दो, जो भी आप है, इन शॉर्ट लिखा दिया मैंने, ज़्यादा नहीं लिखाया क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। खैर इतना काफ़ी है, जितने मार्क्स में आपका सवाल आता है उतना। अब इसका एक बार मैं आपको डायग्राम और दिखा दूं ताकि आपको लग जाए। यहाँ पर ना एक कैथोड होता है जिसको हीट करके हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम निकालते हैं। दिस इज सिंपली कैथोड, दिस इज सिंपली कैथोड, ठीक है ना। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आगे बढ़ती है, ट्रेवलिंग करती है, और इसको ट्रेवलिंग करते वक्त बीच में बहुत सारे फील्ड का सामना करना पड़ता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब फील्ड का सामना करना पड़ता है। आरएफ फील्ड की वजह से जो है ये बंचिंग होती है ना। और फिर ये लास्ट में फाइनली जब लास्ट में जाती है ना ये बीम, तो लास्ट में जाने के बाद में इसको हम लोग जब ये बंच होके बाहर निकलती है तो ये मेरे पास कलेक्टर होता है। एंड में क्या होता है, कलेक्टर होता है, दिस इज द कलेक्टर एंड। यहाँ पर जाके सारी बीम इकट्ठी हो जाती है। अब सुनो होना क्या है, हेलिकल पाथ टाइप स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर एनोड होता है बीच में। बीच में एनोड क्या करता है, इनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है ताकि इलेक्ट्रॉन बीम अपनी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाए। फिर ये हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है वेव का। चूड़ी अंतराल को बोलते हैं पिच। दिस इज द हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम लोग जो है इनपुट देते हैं आरएफ का, तो ये गया आरएफ इनपुट। ये आरएफ इनपुट यहाँ से देते हैं, और जब ये बंचिंग करवा देता है ना, तो आफ्टर बंचिंग प्रोसेस इस आरएफ फील्ड को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आरएफ आउटपुट होता है। इसी के बीच में स्लो वेव स्ट्रक्चर होता है जो वेव को थोड़ा सा, वेव को मेंटेन करके रखता है, स्लो वेव स्ट्रक्चर। तो यहाँ बनाता हूं मैं स्लो वेव स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कहलाता है स्लो वेव स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं स्लो वेव स्ट्रक्चर, ठीक है। मैग्नेटिक फॉक्सिंग के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फॉक्सिंग लगाई जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इसकी फॉक्सिंग की जाती है। तो ये इसके कुछ जरूरी तत्व हैं मैग्नेटिक फॉक्सिंग, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ये तो डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, आप इसका पिक ले लो या फिर इसको बना लो, जो भी आपको करना है कर लो। ये कंप्लीट डायग्राम हो चुका है मैग्नेटिक फॉक्सिंग के बाद। अब मैं आपको इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखवाऊंगा जो इसमें यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट फिनोमिना। हालांकि ज़्यादा मैं इसको बड़ा कर नहीं रहा है ना, ज़्यादा बड़ा करने की मैं उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कल मैथमेटिकल करवा के इसको ख़त्म करना है, ताकि संडे से पहले पहले और मैक्स टू मैक्स 26 जनवरी तक, क्योंकि 25 को भी आपकी क्लास है,
कल आपकी क्लास है, फिर संडे को छुट्टी है, 25 को आपकी क्लास है। तो 25 तक मैक्सिमम है कि मैं इस यूनिट को खत्म कर दूंगा। 26 जनवरी के बाद जो है हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें यूज आती है वो लिख लो, फिर उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेवलिंग वेव ट्यूब ऑफ TWT, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ TWT, ये और देख लो फटाफट से। कुछ हाइलाइट्स हैं इसके। फ्रीक्वेंसी रेंज, सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें फ्रीक्वेंसी किस रेंज की यूज में आती है। तो सबसे पहली चीज तो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है ना। तो लगभग 3 GHz टू 3 GHz से ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी काम में आती है, या फिर इतनी मान लो। इफिशियंसी जो होती है इसकी बहुत कम होती है, तभी तो मैंने बोला आपसे इंपॉर्टेंट इसलिए तो नहीं है। इसकी इफिशियंसी बाकी सब माइक्रोवेव ट्यूब से बहुत कम होती है। ये पहले के ज़माने में यूज़ की जाती थी, ये आजकल तो यूज़ ही नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है ना। बैंड विड्थ जो होती है, बैंड विड्थ जो होती है इसकी कितनी होती है, ये भी कम ही होती है, 0.8 गीगाहर्ट्ज, ज़्यादा नहीं होती है ना। आउटपुट पावर जो इसमें काम में आती है, नंबर तीसरा जो है चौथा जो है आउटपुट पावर है। तो आउटपुट पावर भी इतना कोई खास होता नहीं है इसका, अप टू 10 किलोवाट, अप टू 10 किलोवाट, बस इतना ही होता है। और पावर गेन कितना होता है, नंबर 5 है पावर गेन। तो पावर गेन इसमें होता है अप टू 60 डिवाइस, अप टू 60। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो काम आ सकते हैं आपके, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल कैविटी ये है, ज़्यादा आपके यूज आएंगे नहीं। खैर, तो ये था हमारे पास TWT का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में जो है इसका बचता है मैथमेटिकल एनालिसिस, देन TWT खत्म। कुछ और बचेंगे तो हम लोग कल बता दूंगा मैं आपको। 25 को आपका ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। 26 को आपकी शायद देखते हैं क्या क्लास होता है नहीं होता। बाकी 27 से फिर हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन बी में 3 यूनिट हमें पढ़नी है, 4 होती है, ठीक है। अब तुम्हारी एक बार ना